हिंद साथियों, हम सीटेट सितंबर 2026 के लिए एसएसटी कर रहे हैं, जिसमें 60 प्रश्न फास्ट रिवीजन में रहेंगे। इतिहास, भूगोल, नागरिक और टीचिंग पेडागोगी के प्रश्न हैं। साथियों, वीडियो नंबर 10 है। ये पेपर के पहले समझिए पेपर जैसा ही प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कहने को 60 प्रश्न है, लेकिन व्याख्या और डिटेल के साथ ये आपके 100-200 के बराबर प्रश्न हो जाएंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज का एक सही उदाहरण है। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है। मैग्नीज, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट। बताइए सही उत्तर क्या होगा। मेरे भाई, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से लिए गए हैं। अभी जो प्रश्न चल रहा है वो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का आपका प्रश्न चल रहा है। इसके बाद आपका हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर टीचिंग पेडागोजी, सभी प्रश्न मिक्सर हैं इसमें। साथियों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चूना पत्थर। ध्यान रखिए मेरे भाई, चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं जिनमें धातुएं नहीं होती हैं, जबकि मैग्नीज, तांबा और बॉक्साइट धात्विक खनिज है, क्योंकि इन सब में धातु होती हैं, धातुएं निकाली जाती हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे भाई, धात्विक खनिज आमतौर पे आग्नेय और कायांतरित चट्टानों समूह में पाए जाते हैं। सवाल पूछेगा मेरे भाई कि धात्विक खनिज आमतौर पे किस चट्टानों में पाए जाते हैं, तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यदि सवाल आपसे ये पूछा जाए कि अधात्विक खनिज किस में पाए जाते हैं, तो अधात्विक खनिज अधिकांशतः तलछटी यानी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। मेरे भाई, मैं फिर से आपको बता दूं, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन खनिजों को खदान से निकालकर पिघलाकर धातु निकाली जाती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है ना। और ध्यान रखिए, अधात्विक खनिज उनको कहते हैं जिन खनिजों में कोई धातु नहीं होती है और जिन्हें पिघलाने पर कोई धातु नहीं निकलती, उन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए साथियों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो अधिक से अधिक जितने भी ग्रुप आपके हैं उन सभी में शेयर करिए। चैनल पे पहली बार यदि आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। सवाल है कि भूताप ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भूताप ऊर्जा के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखिए, पहला कथन कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊष्मा का उपयोग करके प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को हम भूताप ऊर्जा कहते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कि भारत में भूताप ऊर्जा के दोहन केंद्र हिमाचल प्रदेश और मणिकरण और लद्दाख के पूगा घाटी में स्थित है। साथियों, अगला विकल्प आपसे कह रहा है कि उपयुक्त में से दोनों कथन सही हैं, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से दोनों कथन असत्य हैं। मेरे भाई, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिए साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हमारे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। साथियों, पृथ्वी के गर्भ का तापमान गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, ये बात आपको जानना चाहिए। यही ताप ऊर्जा जब गर्म पानी के झरनों के रूप में बाहर निकलती है तो उसका उपयोग विद्युत शक्ति उत्पादन में किया जाता है। साथ में ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा भूताप ऊर्जा संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बाद न्यूजीलैंड और आइसलैंड का स्थान आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चलें तो ध्यान दीजिएगा। साथियों, यदि आपको प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो साथ में आप कमेंट करके बताते रहिए। देखिए, मैं प्रयास करता हूं कि हर एक व्यक्ति के कमेंट का जवाब दूं, तो इसलिए आप जो भी आपका सही उत्तर है लास्ट में आप ये जरूर बताइए कि आप कितना क्वेश्चन सही किए टोटल। देखिए, इस प्रश्न आपको भले आसान लग रहे होंगे, मेरे भाई आप किसी भी टेक्स्ट को करके देखिए, पैसे से खरीदिए, आप टेक्स्ट बुक जाके देखिए, कोई भी टेक्स्ट आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, आप पाएंगे कि ये सब इसी तरह के प्रश्न वहाँ हैं। मेरे भाई, यदि आपको यहाँ फ्री का मिल रहा है तो इसकी कद्र करिए। ऐसा ना सोचिए कि फ्री का है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। चैनल छोटा है, कंटेंट बहुत बड़ा है। मैं फिर आपको बता दूं, चैनल भले ही मेरा छोटा हो सकता है लेकिन कंटेंट बहुत बड़ा है। साथियों, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सभी मेरे अनुभव पर आधारित प्रश्न हैं।
जो भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसको मैंने आपके लिए यहाँ साझा किया है। साथियों, प्रश्न है कि कृषि के प्रकारों में स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? मेरे भाई, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, आप रियल एग्जाम में भी जब जाएं, जब आपका एग्जाम हो 6 तारीख को और आप जाएं, तो जहां भी असत्य कथन पूछे तो वहां अंडरलाइन कर लें, उसको हाईलाइट कर लें, ताकि आपके गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। मेरे भाई, आप बताइए कि सही उत्तर क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है सही उत्तर इसका। प्रश्न का विकल्प 1 कह रहा है कि इसे विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग नामों से, जैसे झूमिंग या मिल्पा से जाना जाता है। बी कह रहा है कि इसमें वनों के वृक्षों को काट कर और जलाकर भूमि को साफ किया जाता है। सी कह रहा है कि यह कृषि पद्धति अत्यधिक अस्थायी और उच्च तकनीक पर आधारित होती है। और डी कह रहा है कि मृदा की उर्वरता कम होने पर इस भूमि को छोड़ दिया जाता और किसान नए भूखंड पर शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। साथियों, इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चूंकि यह कृषि पद्धति अत्यधिक अस्थायी और उच्च तकनीक पर आधारित है, तो ये बात बिल्कुल गलत है मेरे भाई। और चूंकि आपसे असत्य कथन पूछ रहा है स्थानांतरित कृषि के बारे में, शिफ्टिंग खेती के बारे में, मेरे भाई ध्यान रखिए, इसके बारे में असत्य कथन यही है कि यह कृषि पद्धति अत्यधिक अस्थायी और उच्च तकनीक की है। क्यों गलत है मेरे भाई, क्यों असत्य है, ये भी आप जान लीजिए। अगर एग्जाम में आपसे पूछे स्टेटमेंट आधारित प्रश्न, तो आप जवाब जरूर दीजिएगा। गलत इसलिए है साथियों, क्योंकि जो स्थानांतरित कृषि है, यह आदिम निर्वाह कृषि है। अच्छा, स्थानांतरित कृषि को ना मेरे भाई हम निर्वाह खेती भी कहते हैं, निर्वाह कृषि भी कहते हैं। इसमें बहुत कम तकनीक, पुरानी पद्धति और सामान्य औजारों का उपयोग किया जाता है। ये हाई टेक्निक इसमें नहीं होता है और ये खेती कभी भी अस्थायी नहीं होती है। इसलिए हमारा विकल्प सी जो है गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मेरे भाई, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, वहाँ पे इस स्थानांतरित कृषि को ना मेरे भाई झूम खेती के नाम से जानते हैं, या झूमिंग खेती आप कह सकते हैं, झूमिंग कृषि कह सकते हैं, या झूम कृषि कह सकते हैं। साथ में मेरे भाई ये भी आप जान लीजिए कि इसको मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसी को हम ब्राजील में रोका के नाम से जानते हैं। मेरे भाई, यदि सवाल आपसे ये पूछे कि स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की कृषि है, क्या यह उच्च तकनीक पर आधारित है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं मेरे भाई। यह साधारण कृषि है, अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग वनों को काट कर, जलाकर भूमि को साफ करके करते हैं, और जब वहाँ की भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, ये खेती स्थानांतरित कृषि कभी भी अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी अस्थायी कृषि है। आज यहाँ है ये, अच्छा ये आदिम लोग करते हैं, जो आदिवासी लोग हैं वो करते हैं। एक स्थान पे वनों को काट उठ के साफ किए, जब वहाँ की मिट्टी उर्वरकता समाप्त हो गई या कम हो गई तो उसको छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए। और करते क्या है साथियों, तो वृक्षों को काट करके, जला करके भूमि को साफ कर देते हैं और वहीं पे कृषि करते हैं। साथियों, यदि सवाल आपसे ये पूछे कि असम, मेघालय और मिजोरम में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे भाई झूम खेती के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस में कई बार प्रश्न ये रिपीट हुआ है, झूम कृषि के नाम से इसको जानते हैं। वहीं सवाल ये पूछे कि स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहाँ कहा जाता है, तो मेरे भाई मैक्सिको में कहा जाता है। और सवाल यदि ये पूछे कि जो झूम खेती है उसको रोका किस देश में कहा जाता है, तो उसे ब्राजील में कहा जाता है। सभी प्रश्न, सभी फैक्ट आप याद रखेंगे मेरे भाई, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। इसके साथ ही यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो अपना फीडबैक जरा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो और कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। इसके तुरंत बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे बीपीएससी टीआरई की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने, और आपको बताना है मेरे भाई कि वाणिज्यिक अनाज कृषि, यानी जो कमर्शियल फार्मिंग है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है। मतलब वाणिज्यिक अनाज कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि हम किसे कहते हैं, कौन सी वाणिज्यिक खेती है। पहला,
कि फसलें केवल पारिवारिक उपभोग के लिए उगाई जाती है उसे हम वाणिज्यिक कहते हैं। इसमें खेतों का आकार छोटा और श्रम प्रधान कार्य अधिक अधिक होता है। सी कह रहा है कि फसल उत्पादन और पशुपालन साथ साथ किए जाते हैं। और डी कह रहा है मेरे भाई कि फसलें व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती हैं और जाड़े के मौसम में बोई जाने वाली फसलें जैसे गेहूं प्रमुख होती है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें मुख्य रूप से व्यापार के लिए उगाई जाती हैं, ये आप जान लीजिए। चूंकि इसमें बड़े पैमाने पर खेती की जाती है इसलिए अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा की जाती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और यूरेशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, इसी के साथ आप ये भी बात जानिए कि इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, ठीक है ना, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। जहां जनसंख्या कम और जोत यानी खेत बहुत बड़े होते हैं वहां पे इस तरह की फार्मिंग की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है और आपको बताना है मेरे भाई कि सही उत्तर इसका क्या होगा। सवाल आपके सामने है कि भारत में कोयला उत्पादन के संदर्भ में कौन सा राज्य सबसे प्रमुख भंडारों वाला माना जाता है। बताइए, भारत में कोयला उत्पादन के संदर्भ में कौन सा राज्य सबसे प्रमुख है भंडारों के मामले में, बताइए। पहला कह रहा है कि झारखंड और उड़ीसा, दूसरा विकल्प है कि राजस्थान और गुजरात, सी कह रहा है कि पंजाब और हरियाणा, और डी कह रहा है कि केरल और तमिलनाडु। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही और सबसे उपयुक्त जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, झारखंड और उड़ीसा। ध्यान से समझिए, भारत में कोयले के विशाल भंडार आपके झारखंड में, खास करके झरिया और बोकारो में, झारखंड के झरिया और बोकारो में, वहीं मेरे भाई उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में आपके कोयले का केंद्र है। कोयला एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में प्रमुख है, ये बात आप जानते हैं। साथ में मेरे भाई ये भी जानिए, कोयले को मेरे भाई अंतर्निहित धूप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि यह लाखों वर्ष पुराने पेड़ों और वनस्पतियों के दबने से बनता है। तो ये भी आप जान लीजिए, ठीक है ना। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कोयला। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सभी प्रश्न मेरे भाई आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी क्लास अब आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ये आपके वो क्लास हैं जो आपके सीटेट में 55+ नंबर लाने में पर्याप्त है मेरे भाई। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और आपको बताना है, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का स्रोत पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। बताइए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन सा आता है? तो मेरे भाई सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। ध्यान रखिए, प्राकृतिक गैस कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं और एक बार समाप्त होने पर इन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। वहीं मेरे भाई सौर या पवन ऊर्जा या भूताप ऊर्जा, यह पारंपरिक या नवीकरणीय स्रोत हैं। ध्यान रखिएगा, पारंपरिक स्रोत में सब कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सभी फैक्ट और सभी बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7, और आपको बताना है कि कृषि के संदर्भ में रोपण कृषि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। रोपण कृषि के बारे में आपको बताना है, बताइए मेरे भाई। देखिए, विकल्प पढ़िए और सही जो उत्तर है आपको बताना है। आपको समय दिया जा रहा है, विकल्प पढ़ लीजिए, मन में उत्तर कर लीजिए, पेन पेपर रखिए, वहां अपना टिक मार लीजिए, हमारा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है जिसमें वर्ष भर केवल एक ही फसल जैसे रबर, चाय, कॉफी बड़े पैमानों पर उगाई जाती है, उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। मेरे भाई, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, कहवा मतलब काफी, काजू, रबर, केला या कपास जैसी एकल फसल उगाई जाती है और इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। मेरे भाई, साथ में आपको यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना है कि विश्व में रबर की
रोपण कृषि मलेशिया में सबसे अधिक है, कहवा ब्राजील में और चाय भारत और श्रीलंका में प्रमुख रूप से बोई जाती है, इसकी कृषि की जाती है। मेरे भाई सवाल यदि आपसे ये पूछे कि रोपण कृषि किस प्रकार की कृषि है, तो साथियों रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि है। सवाल यदि ये पूछे कि रोपण कृषि की मुख्य फसलें कौन कौन सी है, तो चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला, कपास, ऐसी एकल फसलें। अच्छा, रोपण कृषि में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो मेरे भाई रोपण कृषि में एकल फसलें उगाई जाती हैं। सवाल यदि आपसे ये पूछे कि रबड़, विश्व में सबसे अधिक रबड़ की खेती कृषि किस देश में की जाती है, तो मेरे भाई मलेशिया में की जाती है। सवाल यदि आपसे ये पूछे कि कॉफी के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है, विश्व में सबसे अधिक जो है आपका कहवा अथवा कॉफी कहाँ उगाया जाता है, तो मेरे भाई ब्राजील में। सवाल यदि आपसे ये पूछे कि चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, तो मेरे भाई भारत का नाम आप याद रखिएगा, साथ में श्रीलंका याद रखिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि खनिजों के निष्कर्षण के तरीकों के संबंध में प्रखलन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, बताइए। खनिजों के निष्कर्षण के तरीकों के संबंध में प्रखलन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। सवाल तो बस ऐसा ही सीटेट में पूछा जाता है कि आपको शब्दों का मतलब ना मालूम हो, तो इसलिए देखिए, इसको मैं अगर चाहता तो बहुत आसान शब्दों में भी लाता, बहुत आसान शब्दों में भी ला सकता था आपके लिए। लेकिन साथियों, मेरा मकसद इतना है कि आपको वही प्रश्न हो जो आपके सीटेट के लिए आपको लगे कि हाँ, मैं सीटेट के लिए ही तैयारी कर रहा हूँ। मेरे भाई, मेरा कभी मकसद ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको बस ऐसे बेमतलब के बहकाते जाऊं, कभी भी मतलब नहीं है, क्योंकि बहकाने का तो समय मेरे पास है ही नहीं। स्कूल से आना, थक जाना है, उसके बाद भी एक एनर्जी आता है कि नहीं, आपके लिए भी कुछ करना है। अगर मैं फ्री में पढ़ा हूँ यूट्यूब से, यहाँ से वहाँ से, तो मुझे आपको भी बताना है। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं सोचता हूँ कि शायद मैं किसी को अगर गाइड कर सकता हूँ तो बहुत खुशी होती है अंदर। मेरे भाई, सही विकल्प आपको बताना है। कौन सा उत्तर सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, देखिए साथियों, सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धातुओं को उनके अयस्कों से गलनांक बिंदु से अधिक तापमान पर गलाकर अलग करना। अब समझिए इसको, प्रखलन क्या है। प्रखलन वह प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों से उच्च तापमान पर गलाकर शुद्ध रूप में बाहर निकाला जाता है, उसे हम प्रखलन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। देखिए, खनन 3 प्रकार के होते हैं, विवृत खनन, कूपकी खनन और आखक खनन। आख खनन, ये जो टर्म है ना, आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के भूगोल के अध्याय 4 में दिया हुआ है। मैं आपको चैप्टर का भी नाम बता रहा हूँ, आप जाइए वहाँ पढ़िएगा, ठीक है। वैसे समय नहीं है पढ़ने का, कोशिश करिएगा कि अब किताब मत पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। सच यही है कि प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी क्लास 8 के भूगोल के अध्याय 4 से लिया गया प्रश्न है। मेरे भाई, सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, सवाल है आपके सामने, बताइएगा कि विश्व में खाद्य फसलों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे प्रमुख फसल माना जाता है, बताइए। किसे प्रमुख फसल माना जाता है मेरे भाई, कपास को, जूट को, गेहूं को या कहवा को, बताइए। हमने अभी चर्चा किया था आपसे, शायद हमें लगता है हमने चर्चा किया था, नहीं भी किया हो तो आप जरूर बताइए। विश्व में खाद्य फसलों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से फसल आते हैं, तो मेरे भाई मैंने अभी चर्चा किया कि जो कपास है वो वाणिज्यिक खेती है। मैंने अभी चर्चा किया जो कहवा यानी जो कॉफी है वो आपके कौन सी खेती है, अभी मैंने चर्चा की ना, बताइए, रोपण कृषि है। जो जूट है वो आपके वाणिज्यिक कृषि है, रोपण कृषि वाणिज्यिक का ही एक हिस्सा है, तो टेंशन मत लीजिएगा। अब बचा कौन सा, गेहूं बचा। तो मेरे भाई सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है आपका, गेहूं। ध्यान रखिए, गेहूं और चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसलें हैं। इसके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब भी खाद्य फसलों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मेरे भाई, साथ में ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए,
जो आपके विकल्प में कपास और जूट है ना, तो कपास और जूट ये रेशे की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं मेरे भाई? रेशे की फसलें हैं। ठीक है ना, कपास और जूट रेशे की फसलें हैं। कहवा रोपण कृषि की फसलें हैं। मेरे भाई गेहूं के बढ़ने के समय मध्यम तापमान एवं वर्षा और कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। ये गेहूं की कृषि की विशेषता है। जब गेहूं बढ़ रहा हो उस समय मध्यम तापमान चाहिए और वर्षा चाहिए, और जब उसको कटने का समय आए तो तेज धूप चाहिए। मेरे भाई अब आप ये हमें कमेंट करके बताइए कि गेहूं किस प्रकार की फसल है, यानी आपके खरीफ की फसल है, जायद की फसल है कि रबी की फसल है। रबी है, खरीफ है, जायद है, किस प्रकार की फसल के अंतर्गत गेहूं आता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और साथ में आपको कमेंट करके ये बताना है कि मेरे भाई जो भी दलहन फसलें होती हैं उनके जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ये आपको कमेंट करके हमें बता देना है। अगर आप दूसरा का उत्तर नहीं बता सकते तो पहले का तो उत्तर बताना ही होगा आपको कि गेहूं किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है, रबी, खरीफ या जायद। साथियों, यदि आप सच में तैयारी कर रहे हैं, दिल से तैयारी कर रहे हैं और आपका भी ख्वाब है, देखिए कई लोग, दो तरीके के लोग आप में से तैयारी कर रहे हैं। एक तो वो तैयारी कर रहे हैं जो सरकार के नीतियों में फंस के और बेवस हैं कि हाँ हमें तैयारी करना है, या तो प्रमोशन के लिए या तो नौकरी बचाने के लिए। दूसरे उस तरह के लोग तैयारी कर रहे हैं जिन्हें नौकरी चाहिए, जो अपने माँ बाप के और खुद के सपनों को साकार करना चाहते हैं समाज में। तीसरे वो लोग हैं, आप में देखिए एक कैटेगरी और भी है जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से, किसी भी विद्यालय से जुड़ के अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बाकी कोचिंग से भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा के लिए उनको साबित करना है कि हमको भाई ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमें एक गवर्नमेंटेड ज्वाइनिंग लेटर लेना है, इसलिए भी कई लोग तैयारी कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे पर्सनल बात कभी हो जाती है, लोग बात करते हैं तो बताते हैं सर कि मैं अच्छा कमाता हूँ आपके प्राइवेट कोचिंग संस्थानों से और विद्यालयों से, एक सरकारी टीचर से कहीं अधिक, लेकिन चूंकि समाज में प्रतिष्ठा के लिए ये ज़रूरी है, लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है कि हाँ हमें सरकारी है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ठीक है। तो ये माइंडसेट को दूर करने के लिए, तो बाकी मेरे भाई बहुत बात ना करते हुए विकल्प सी आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर है 10 और आपको बताना है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से होने वाले प्रमुख लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? बताइए। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग से होने वाले प्रमुख लाभ में कौन सा शामिल है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों पढ़िए और आप सही उत्तर तक पहुंचिए। कोशिश करिए, मेहनत करिए, बताइए। मेरे भाई सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होती है और कभी न समाप्त होने वाली नवीकरणीय होती है गैर पारंपरिक ऊर्जा। ठीक है ना, गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है मुख्य लाभ यह है कि यह पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होती है और कभी नहीं समाप्त होने वाली अनवीकरणीय होती है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटा जो समुद्रों में उठती है, ये सब पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होती हैं और ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। हालांकि प्रारंभिक स्थापना लागत अधिक होती है। मेरे भाई साथ में ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि भारत में सौर ऊर्जा के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ये आप ध्यान रखिए। साथियों, सवाल पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में है, भारत के गुरुग्राम में है। ठीक है ना, गुरुग्राम हरियाणा में है। मेरे भाई सभी बात, सभी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा कमेंट करके आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको प्रश्न, क्या ये सही है? क्या आप मुझे देखिए, मेरा प्रयास है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन दिया जाए, जो आपके एग्जाम में 55+ नंबर जरूर आए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है। बताना है आपको कि
निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? बताइए, इनमें से रोपण विधि की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है, ये बताना है मेरे भाई आपको। ध्यान रखिए, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में चर्चा भी किया है इसका, तो आप शायद कोशिश करें तो सही उत्तर तक पहुंच जाएं। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह मुख्य रूप से केवल पारिवारिक उपभोग के लिए की जाने वाली जीवन निर्वाह कृषि है, जिसे रोपण कृषि कहते हैं। साथियों, रोपण कृषि एक वाणिज्यिक प्रकार की खेती है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और मुनाफा कमाना होता है, न कि केवल पारिवारिक उपभोग के लिए। इसलिए हमारा उत्तर जो है ना, वो डी मतलब डी जो है वो सही बात नहीं है रोपण कृषि के लिए। इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, क्योंकि हमसे सवाल किया गया था कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। ध्यान रखिए मेरे भाई, रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का ही एक भाग है, एक हिस्सा है, जिसमें मुख्य रूप से केवल परिवार के उपभोग के लिए कृषि नहीं की जाती है। ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि रोपण कृषि के प्रमुख उदाहरण में अगर हम बात करें तो चाय, कॉफी जिसे कहवा कहते हैं, रबड़, गन्ना, केला, कपास, ये सभी शामिल है मेरे भाई। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और आपको बताना है। बताइए, प्रश्न है कि निम्नलिखित तेल यानी पेट्रोलियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, पेट्रोलियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन कह रहा है कि इसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत मूल्यवान होता है। दूसरा, कि इसे पर्णपाती यानी अवसादी चट्टानों की परतों के बीच पाया जाता है। यह जो पेट्रोलियम है यह पर्णपाती यानी अवसादी चट्टानों की परतों के बीच पाया जाता है। और तीसरा कथन कह रहा है कि हमारे उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं, यानी ए और बी दोनों सही है। और विकल्प डी कह रहा है मेरे भाई कि उपर्युक्त में से दोनों कथन असत्य हैं, यानी कि गलत है। अब आपको बताना होगा कि कौन सा उत्तर सही है। चलिए बताइए। यदि आपको उत्तर मालूम हो तो कमेंट करके भी बताते रहिए। साथ में अपने जितने भी ग्रुप हैं जहां भी सीटेट की तैयारी करते हैं लोग, उन सभी ग्रुपों में आप इसे शेयर कर दीजिए। साथियों, सही जो उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त दोनों कथन सही है हमारे। देखिए, पेट्रोलियम और उसके उत्पाद इतने मूल्यवान हैं कि इन्हें काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है मेरे भाई। और यह मुख्य रूप से अवसादी यानी कि तलछटी चट्टानों के बीच भंडारण के रूप में मिलता है। तलछटी चट्टान कहिए, पर्णपाती चट्टान कहिए, ठीक है ना, उनकी बीच पाया जाता है, उनके बीच मिलता है। साथियों, विश्व में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है ईरान, फिर आता है इराक, फिर आता है सऊदी अरब, फिर आता है कतर। जबकि भारत में डिगबोई यानी जो असम में है, और बॉम्बे यानी मुंबई में, बॉम्बे हाई यानी मुंबई में, और कृष्णा गोदावरी बेसिन इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। किसके? पेट्रोलियम के। मैं फिर से आपको समझाऊं, सवाल यदि मेरे भाई आपसे ये पूछा जाए कि पेट्रोलियम मुख्य रूप से किन चट्टानों के बीच पाया जाता है, तो साथियों अवसादी चट्टान जिसे तलछटी चट्टान कहते हैं। मेरे भाई सवाल यदि ये पूछा जाए कि भारत में पेट्रोलियम के भंडार कहाँ कहाँ हैं, तो डिगबोई जो असम में है, बॉम्बे हाई जो मुंबई में है, और कृष्णा गोदावरी बेसिन ये प्रमुख आपके पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं भारत में। सवाल यदि ये पूछा जाए कि विश्व में प्रमुख उत्पादक देश पेट्रोलियम के कौन है, तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है। बताइएगा मेरे भाई, कृषि के विकास से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि कृषि के विकास से क्या तात्पर्य है, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 विकल्प हैं, पढ़िए और सही उत्तर बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन के बढ़ते हुए स्तर और उसके सुधार के प्रयासों से तात्पर्य है कृषि का मतलब ध्यान से समझिए। देखिए, कृषि के विकास का उद्देश्य बढ़ती हुई आबादी की खाद्य और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, ठीक है ना।
फसलों की किस्तों में और किस्मों में सुधार करना, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना और उत्पादन क्षमता को और अधिकतम करना, ये तात्पर्य होता है कृषि विकास यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से। साथियों, कृषि विकास का मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है, आप सभी जानते हैं। साथियों, अगर खाद्य सुरक्षा की बात आई है तो जरा आप कमेंट करके ये बताइए कि जो एमडीएम है, मिड डे मील है, उसका नाम क्या बदल के कर दिया गया है। और साथियों, आप ये बताइए कि एमडीएम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुई। कमेंट करके जरा दोनों प्रश्नों का उत्तर आप बताइए कि एमडीएम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से होती है, किस राज्य ने एमडीएम की शुरुआत की, ये आपको बताना है। कमेंट करिए और फटाफट से बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है, एकदम फटाफट बताइए आप कमेंट करके। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए, जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो मुख दर्शक बन के देखने से काम नहीं चलता है साथियों, एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे आप चाइल्ड सेंटर्ड पढ़े हैं ना कि छात्र केंद्रित हो शिक्षा, तो आप केंद्र में रहिए ना, आप एक्टिव रहिए, ठीक है ना, एक्टिव रहिए। हमें एजुकेशन पॉलिसी और शैक्षणिक या शिक्षण अभिरुचि ये सिखाता है कि छात्र को, मतलब जो भी शिक्षार्थी है, शिक्षा को जो ग्रहण कर रहा है वो एक्टिव रहे तो काम चलेगा। तो आप एक्टिव रहिए, कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए, ठीक है ना। प्रश्न है मेरे भाई कि जल विद्युत के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। बताइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सवाल है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। 4 विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर आपको बताना है मेरे भाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नदियों पर बांध बनाकर गिरते हुए जल की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसे ही जल विद्युत कहते हैं मेरे भाई। हाइट से जब जल नीचे टरबाइन पे गिरता है और वो जो टरबाइन रोटेट होता है और रोटेट होने के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है आपके जनरेटर के माध्यम से, अल्टरनेटर के माध्यम से, तो साथियों उसे ही हम जल विद्युत कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मेरे भाई, बांधों में संग्रहित जो जल होता है ऊंचाई से जब नीचे गिराया जाता है ना, तो उससे टरबाइन घूमता है। टरबाइन आप जानते हैं, टरबाइन कई प्रकार के होते हैं, एयर टरबाइन, वेंट टरबाइन, वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन, कई तरह के टरबाइन होते हैं। जिसमें ये वाटर टरबाइन है, जब ऊंचाई से कोई भी ऊंचाई से जब पानी की धारा नीचे टरबाइन के पत्तियों पे यानी ब्लेडों पे गिरता है तो रोटेट होती हैं, तो फिर एक मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होता है और मैकेनिकल एनर्जी मेरे भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो खैर ये सब आपको समझने वाली बात नहीं है, आप इतना समझिए कि यह प्रदूषण मुक्त और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जो आपके सवाल और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यह प्रदूषण मुक्त होता है और यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है मेरे भाई। विश्व की ऊर्जा का लगभग 1/4 हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है और ब्राजील, नॉर्वे, पराग्वे इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। ये आपको ध्यान रखना है किसके, जल विद्युत के, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपको बताना है कि भारत में बाजरा होता है, ज्वार और रागी जैसी फसलें किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत उगाई जाती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। मेरे भाई, आपको ये बताना है कि जो भारत में बाजरा, ज्वार, रागी ये जो फसलें होती हैं वो कृषि के किस फसल के अंतर्गत आती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है मेरे भाई, आपको यही बताना है। साथियों ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी हम इन्हें मोटे अनाज कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मोटे अनाज। भारत सरकार, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार मोटे अनाज को बड़ा प्राथमिकता दे रहा है अभी। तो मोटे अनाज जिन्हें हम कम उपजाऊ और बालुई मृदा में भी उगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो विकल्प बी सही है। साथियों ध्यान रखिए, ज्वार, बाजरा, रागी ये सब मोटे अनाज है, ठीक है ना, और ये कम वर्षा और कम उपजाऊ या हल्की मृदा में भी आसानी से उगने वाली फसलें हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, भारत में इन फसलों को मुख्य रूप से अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है, जो पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथियों आप जानते हैं, डॉक्टर के पास अभी अगर आप जाइए तो डॉक्टर आपको हमेशा मोटे अनाज खाने का सलाह देता है, फाइबर युक्त भोजन करने का सलाह देता है आपको, ये ध्यान रखिए। आगे अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, बताना होगा मेरे भाई आपको। ध्यान रखिए, सवाल है, देखिए टाइपिंग करके जब पीडीएफ को
फाइनल किया गया ना, तो कहीं कहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन क्या बनाया हूँ, तो मैं पढ़ दूंगा और आप समझ जाइएगा। सवाल है मेरे भाई, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। आपसे सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाय, कॉफी और रबर। देखिए रोपण कृषि, अभी मैंने जैसा आज चर्चा किया आपसे कि ये सभी वाणिज्यिक कृषि के ही प्रकार हैं, जिसमें वर्ष भर केवल एक ही फसल उगाई जाती है। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए अधिक पूंजी चाहिए, अधिक श्रम चाहिए, ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 है या 17 है, और आपको बताना है। सवाल है मेरे भाई कि प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, बताइए। प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में आपको बताना है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के बारे में आपको बताना है। तो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और निष्कर्षण, ठीक है ना। देखिए अब इसको समझिए, देखिए प्राथमिक गतिविधियों का संबंध सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और उत्पादन से होता है। जैसे कृषि हुआ, मत्स्य पालन हुआ, ठीक है ना, वनिकी हुआ, खनन हुआ, इसके प्रमुख उदाहरण है। साथियों, विश्व की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न है, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज में संलग्न है मेरे भाई। ये ध्यान रखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज यानी प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा साथियों, सवाल है कि स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। हमने अभी पढ़ा था, जरा आपका मेमोरी टेस्ट हो जाए कि आप कितना चीज़ों को याद रखते हैं, कमेंट करिए, फिर मैं उत्तर बताता हूं कि स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। देखिए सही उत्तर होगा रोका। ब्राजील में इसे किस नाम से जाना जाता है, रोका के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिको में मिल्पा के नाम से, मलेशिया में लदांग के नाम, अच्छा मैं मलेशिया के बारे में आपको नहीं बताया था, मलेशिया में इसे मेरे भाई लदांग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लदांग के नाम से। अलग अलग हिस्सों में अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ब्राजील में रोका, मैक्सिको में मिल्पा, मलेशिया में लदांग, भारत के पूर्वी राज्यों में झूमिंग या झूम खेती, ठीक है ना। इस पद्धति में यानी कि स्थानांतरित कृषि में मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाने पर किसान क्या करता है कि उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे यानी नए स्थान पे जंगल साफ करके खेती करने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है मेरे भाई निर्वाह कृषि के बारे में, और सवाल आपसे ये है कि निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। बताइए निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषता इसमें क्या है। तो मेरे भाई सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसमें उत्पादन मुख्य रूप से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो निर्वाह कृषि होता है। मेरे भाई हमने अभी वाणिज्यिक कृषि को पढ़ा, ठीक है ना, लेकिन वाणिज्यिक कृषि से अलग है, ये निर्वाह कृषि है। इसमें परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि की जाती है। निर्वाह कृषि देश के किसानों द्वारा अपनी और अपने परिवार की आजीविका को चलाने के लिए की जाती है। इसमें पारंपरिक तरीकों और कम तकनीक का उपयोग होता है मेरे भाई। निर्वाह कृषि को हम गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में भी विभक्त कर सकते हैं, और विभक्त किया भी जाता है। निर्वाह कृषि को आगे गहन निर्वाह कृषि, फिर आदिम निर्वाह कृषि, इसके अंतर्गत बांटा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर यानी रेशेदार फसल का एक प्रमुख उदाहरण है। फाइबर यानी रेशेदार जो फसलें हैं उनका उदाहरण इनमें से कौन सा है। कहवा, कपास और जूट, बाजरा, सोयाबीन तो मैंने अभी आपसे चर्चा भी किया होगा, शायद आपको याद होगा। तो मेरे भाई कपास और जूट जो है आपके रेशेदार यानी फाइबर युक्त फसल के उदाहरण है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम फाइबर या रेशेदार फसलें हैं, जिनका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए यानी कपड़े बनाने के लिए, बोरा जानते हैं ना,
हाँ, जिसमें सामान को रखते हैं, कई जगह इसे गोनी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बोरा बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। कहीं कहवा और सोयाबीन व्यापारिक फसलों के रूप में उगाया जाता है, जिन्हें खाद्य तिलहन फसलें कहते हैं। ध्यान रखिए, कहवा और सोयाबीन को हम, कहवा को पेय खाद्य कहते हैं और सोयाबीन को तिलहन फसल कहते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, जो कहवा है इसको हम वाणिज्यिक खेती में इसको गिनते हैं, और कहवा पेय खाद्य फसल है, और जो सोयाबीन है वो खाद्य तिलहन फसल है। दोनों बात समझ में आ रहा है। पेय खाद्य कहवा है जो पीने योग्य है, पिया जाता है, और जो खाद्य तिलहन है यानी खाने वाला जो तेल है जो सोयाबीन से निकाला जाता है, तो सोयाबीन खाद्य तिलहन फसल हो गया और कहवा पेय खाद्य फसल हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उत्पादन पश्चिम बंगाल और असम में बहुत अधिक मात्रा में होता है, प्रमुख रूप से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, अगर बात वस्त्र की हो रही है, बात रेशेदार फाइबर युक्त फसल की हो रही है, तो मेरे भाई जरा आप कमेंट करके ये बताइए कि रेशम का जो वस्त्र हम पहनते हैं, रेशम का कपड़ा पहनते हैं, तो रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। साथ में ये बताना है कि रेशम कीड़ों का पालन किस पेड़ों पे किया जाता है, ये आपको बताना है। जरा कमेंट करिए फटाफट, अभी के अभी करिए और बताइए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए। पहले आप कमेंट करिए, फिर मैं प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं, फिर मैं चर्चा करूंगा इस प्रश्न पे। कमेंट करिए अभी के अभी। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं, गला जैसे लग रहा है कि बंद सा हो जाएगा, थोड़ा गर्म पानी पी लूं, तब तक आप कमेंट करिए। चलिए, हो गया, कमेंट कर लिए और बताइए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल का प्रमुख उदाहरण है जो भारत के उत्तर और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। बताइए, नगदी फसल के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 और सही उत्तर आपको देना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गन्ना, जिसे ईख कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये गन्ना एक महत्वपूर्ण नगदी यानी व्यापारिक फसल है, जिससे चीनी, गुड़ और खांड सारी बनाई जाती है। इसके बढ़ने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए मेरे भाई, गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? गर्म जलवायु हो, गर्म और आर्द्र जलवायु हो, और इसमें अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर यह भारत के उत्तर और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। सवाल यदि आपसे ये पूछे नगदी फसल के उदाहरण तो गन्ना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, यह सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उगाया जाता है? तो भारत के उत्तर और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में। साथियों, यह इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो इसके लिए सवाल यदि आपसे ये पूछे कि गन्ना उत्पादन के लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता है, तो ध्यान रखिए, गर्म और आर्द्र जलवायु और अधिक पानी की आवश्यकता है। साथ में मेरे भाई ये ध्यान रखिए कि भारत विश्व में गन्ने के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अब वो अलग बात है कि आज के समय में चीनी का रेट 72 से 75 रुपया चला गया है, ये अलग बात है। अच्छा, जरा आप बताइए, अगर आप, खैर आप तो जो भी खरीदते होंगे, जरा बताइए आपके शहर में इसका क्या रेट है। लेकिन हमारे यहाँ तो 72 से 75 है, ठीक है। लेकिन सवाल तो यही कहता है कि भारत विश्व में गन्ने के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, और उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मेरे भाई, सवाल ये पूछा जाए कि भारत में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, उसके बाद जब नंबर आता है तो आपका महाराष्ट्र का आता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र का आता है। बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। सवाल है कि स्थानांतरित कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थानांतरित कृषि के बारे में आपको बताना है। देखिए, कह रहा है कि यह एक अस्थायी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि नहीं, ये अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, ये शिफ्टिंग होता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो ये कथन गलत है। दूसरा कि यह वनों के एक छोटे से हिस्से को साफ करके कुछ वर्षों तक खेती करने और फिर भूमि बंजर होने पर आगे बढ़ने की पद्धति है। ठीक है, इसको कुछ देर तक छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
यह कृषि केवल बड़े पैमाने पर मशीनों के माध्यम से की जाती है, ये भी गलत है। मशीन का प्रयोग होता ही नहीं है और बड़े पैमाने पर नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से केवल रोपण फसलें जैसे चाय और कॉफी उगाई जाती है। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है उसे। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। इसे कर्तन और दहन फसल भी कहते हैं, ध्यान रखिए मेरे भाई। हम स्थानांतरित कृषि को कर्तन, ठीक है ना, कर्तन और दहन फसल भी कहते हैं, कृषि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वनों को काट करके और जला करके इस कृषि को किया जाता है, तो इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। बाकी हम आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 और आपको बताना है कि विश्व स्तर पर चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु दशा और सबसे अधिक उपयुक्त होती है। जलवायु दशा सबसे अधिक उपयुक्त होती है, बताइए। सीधा सा सामान्य प्रश्न है कि विश्व स्तर पर चावल यानी राइस की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु सबसे अधिक उपयुक्त होती है, ये बताना है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए। अच्छा, सब विकल्प कह रहा है कि उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और अधिक वर्षा चाहिए। दूसरा कह रहा है कि कम तापमान, शुष्क शीत ऋतु चाहिए। और विकल्प सी कह रहा है कि अत्यधिक ठंडी जलवायु और बर्फबारी चाहिए। और डी कह रहा है बहुत कम वर्षा और रेतीली भूमि चाहिए। तो मेरे भाई, यदि आपके यहाँ फसल होता होगा तो आप जानते होंगे कि धान की खेती उसी वक्त होती है जब बहुत अधिक वर्षा हो। तो विकल्प आपका पहला सही है। उच्च तापमान चाहिए, उच्च आर्द्रता चाहिए और अत्यधिक वर्षा चाहिए, ठीक है ना। चावल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की एक मुख्य खाद्य फसल है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता प्रचुर मात्रा में चाहिए, ठीक है ना। इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, विशेषकर चीका युक्त दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। जिसे ठीक है ना, दोमट मिट्टी, चीका युक्त दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे सही मानी जाती है। साथ में मेरे भाई ये भी ध्यान रखिएगा कि चीन यानी चाइना और भारत विश्व में चावल के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, ठीक है ना। सवाल पूछा जाए विश्व में चावल के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन है, तो मेरे भाई चीन है, फिर भारत है। सवाल ये पूछा जाए चावल के लिए किस प्रकार की मौसम चाहिए, किस प्रकार की जलवायु चाहिए, तो मेरे भाई उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और प्रचुर मात्रा में वर्षा चाहिए। सवाल ये आपसे ये पूछा जाए कि चावल मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रदेशों में पाया जाता है, तो मेरे भाई उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। सवाल ये पूछा जाए कि चावल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो चीका युक्त दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मेरे भाई सवाल यदि ये पूछा जाए कि चावल किस प्रकार की फसल है, यानी रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, तो जवाब इसका ये होगा कि आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। जवाब इसका यही होगा कि भाई आपको कमेंट करके बताना है कि चावल किस प्रकार की फसल है, चावल किस प्रकार की फसल है, बताइए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 24 और आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सन के उत्पादन में विश्व में अग्रणी माना जाता है, बताइए। बताइए, सन के उत्पादन में विश्व में अग्रणी माना जाता है। देखिए, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है ना आपके सीटेट का, तो सीबीएसई मेरे भाई ऐसा जटिल जटिल शब्दों को पता नहीं किस दुनिया से ढूंढ के लाता है। मुझे लगता है शायद एनसीईआरटी के दुनिया से ढूंढ के लाता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के दुनिया से ढूंढ के लाता है, जो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है क्योंकि हम पढ़े नहीं रहते हैं। तो अब आप बताइए सन। अच्छा, ये जो जूट लिखा है ना, वो जूट नहीं लिखा रहेगा, मैं लिख दिया हूं तो आप समझ गए होंगे। लेकिन वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा देश सन के उत्पादन में विश्व में अग्रणी माना जाता है। तो साथ में एक तरफ तो इंग्लिश का भी वो रहता है, इंग्लिश भाषा में भी रहता है प्रश्न आपका। तो सही उत्तर है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश। देखिए, जूट जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं, ये फसल के लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए मेरे भाई, मैं फिर से रिपीट कर दूं। सवाल ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जूट उत्पादन में विश्व में अग्रणी माना जाता है, तो जवाब होगा भारत और बांग्लादेश। लेकिन सवाल यदि ये पूछा जाए कि जूट के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना है। साथ में जूट का उपयोग मुख्य रूप से आप जानते ही हैं
रस्सी के लिए, बोरे के लिए, कालीन के लिए, ठीक है ना, तंतुमय कपड़े के लिए, इन सब के लिए आपके जूट का उपयोग हम करते हैं। तो आपका विकल्प मेरे भाई बी सही हो जाता है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 और आपको बताना है, अब जो प्रश्न हमारा चालू हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 25 और आपको बताना है 25 नंबर क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है मेरे भाई कि कृषि के अंतर्गत मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। मिश्रित कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है ये आपको बताना है। साथियों ध्यान रखिएगा, मिश्रित कृषि की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है कि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और साथ साथ पशुपालन करने के लिए जब किया जाता है तो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। विकल्प सी सही है। साथियों मिश्रित कृषि में खेतों का उपयोग खाद्य और चारे फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन जैसे मवेशी, भेड़ आदि के लिए भी जब किया जाता है जिससे किसानों को दोहरा लाभ मिलता है तो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। साथियों यह कृषि पद्धति यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है, अपनाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, मिक्स फार्मिंग जो मेरे भाई यह भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन के लिए भी जब प्रयोग किया जाए तो इसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। ये ध्यान रखना है। सवाल यदि ये पूछा जाए कि इस पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है तो यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 26 और आपको बताना है, सवाल है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगदी फसल नहीं है बल्कि यह मुख्य रूप से एक खाद्य फसल है। आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगदी फसल नहीं है, मुख्य रूप से खाद्य फसल है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गेहूं, क्योंकि गन्ना, कपास, जूट सभी व्यापारिक फसलें हैं, नगदी फसलें हैं। तो मेरे भाई गेहूं एक प्रमुख खाद्य फसल है जिसे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिए, जबकि गन्ना, कपास, जूट ये सभी व्यावसायिक और नगदी फसलों के अंतर्गत आते हैं जिसका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। ये ध्यान रखिएगा, इनका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। गेहूं की खेती के लिए मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा और कटाई के समय खिले हुए धूप यानी बहुत अधिक उष्मा की आवश्यकता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 27 और आपको बताना है कि कृषि प्रणाली में स्थानांतरित कृषि का दूसरा सबसे लोकप्रिय नाम क्या है जिसे विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उपयोग किया जाता है। बताइए क्या कहते हैं मेरे भाई। तो सही उत्तर है कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भारत के पूर्वोत्तर भारत राज्यों में जाना जाता है। साथियों स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है क्योंकि यह पेड़ों को काट करके यानी कर्तन करके किया जाता है, उन्हें जलाकर यानी दहन करके उसी राख को मिट्टी में मिलाया जाता है और इससे ये खेती की जाती है। देखिए इस प्रकार के खेती से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है क्योंकि इसके द्वारा पेड़ों को काटा जाता है और वायु प्रदूषण बढ़ाया जाता है। तो ये कृषि बहुत अच्छी कृषि नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 28 और सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफी यानी कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों सवाल का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राजील में। ध्यान रखिए ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद कोलंबिया और भारत का स्थान आता है। भारत में कॉफी मुख्य रूप से आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में उगाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ब्राजील के कॉफी के बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। साथियों सवाल ये पूछा जाए कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है तो ब्राजील। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। साथियों सवाल ये पूछा जाए ब्राजील में कॉफी के बड़े बागानों को क्या कहा जाता है तो फेजेंडा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, फेजेंडा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला जो प्रश्न है कि कृषि के क्षेत्र में जैविक खेती की सबसे मुख्य विशेषता क्या है। बताइए ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे मुख्य विशेषता क्या है।
चार विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, देखिए चारों विकल्प आपके सामने है। सही उत्तर जो होगा वो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी इसमें जैविक खाद यानी गोबर की खाद आदि और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है मेरे भाई, उसे हम जैविक खेती कहते हैं। ध्यान रखिए, देखिए मेरे भाई, खेती की दो प्रकारें होती हैं, एक जैविक खेती और एक रासायनिक खेती। ठीक है ना। जैविक खेती क्या है मेरे भाई, तो जैविक खेती वह पद्धति है जिसमें रासायनिक खादों या कीटनाशकों की जगह पर प्राकृतिक जैविक खादों का उपयोग किया जाता है, ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। साथियों, जैसे प्राकृतिक जैविक खाद का मतलब गोबर हुआ, राख हुआ, सड़ा हुआ पत्ता हुआ, ये सब फल फ्रूट सब्जियां सड़ी हुई, तो ये सब आपके जैविक खेती के अंतर्गत आते हैं। जैविक खेती मृदा के प्राकृतिक स्वास्थ्य और उसकी उपजाऊ शक्ति को बहुत लंबे टाइम तक बना के रखने में सहायक करती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और आपके सामने है मेरे भाई, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती है। बताइए इसमें से कौन सा फसल है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मोटे अनाज के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। मेरे भाई चार विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसा है जिसे मोटे अनाज के रूप में शामिल नहीं किया जाता। मेरे भाई सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मक्का। ध्यान रखिए, मक्का को मोटे अनाज के रूप में नहीं बल्कि एक प्रमुख खाद्य और चारे की फसल के रूप में जाना जाता है। साथियों, ज्वार, बाजरा और रागी पारंपरिक रूप से मोटे अनाज कहलाते हैं। मक्का के उत्पादन की अगर बात करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, मक्का के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में पहले स्थान पे आता है, यानी प्रथम स्थान पे आता है। और इसके लिए मध्यम तापमान, अच्छी धूप की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 31 और आपको बताना है। अब जो प्रश्न यहाँ से चालू हो रहा है वो आपके इतिहास से सभी प्रश्न चालू हो रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री से प्रश्न चालू हो रहे हैं। और आपको बताना है कि आदिवासी समाजों में झूम या घुमंतू खेती मुख्य रूप से किस प्रकार के क्षेत्रों में जानी जाती है, होती है, ये आपको बताना है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी घने जंगलों और पहाड़ी पट्टियों वाले क्षेत्रों में झूम खेती या घुमंतू खेती की जाती है। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, झूम खेती मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के घने जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जहां आदिवासी जंगलों के छोटे से हिस्से को साफ करके और कुछ वर्षों तक खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती करने वाले घुमंतू किसानों को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जो अपनी आजीविका के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है और आपसे सवाल कर रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में आदिवासियों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। बताइए, दीकू किसे कहा जाता था। आदिवासियों के द्वारा एक शब्द का प्रयोग होता था जिसे दीकू, तो दीकू शब्द आदिवासी किसके लिए प्रयोग करते थे, तो मेरे भाई ध्यान रखिए, वह अंग्रेजों के लिए, महाजनों और बाहरी लोगों के लिए जो उनका शोषण करते थे, उनको दीकू कहा करते थे मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आदिवासी समाज के लोग बाहरी लोगों या व्यापारी या महाजनों को या रुस्क जो आपके सुदखोर होते थे उनको दीकू कहते थे, जिसका अर्थ अक्सर बाहरी लोग या शोषक से होता था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले मुंडा आदिवासी समुदाय के प्रसिद्ध नेता कौन थे, जिनके नेतृत्व में अंग्रेजों और दीकुओं के खिलाफ बड़ा विद्रोह हुआ था। बताइए कौन थे वो नेता, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, चार विकल्प है, आप देखिए और बताइए। थोड़ा पानी पी लें तब तक। देखिए, चारों विकल्प आपके सामने है, बताना है आपको। सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, बिरसा मुंडा जी। ध्यान रखिए, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, अक्सर आप जानते हैं इनके बारे में। देखिए, मुंडा जनजाति के एक महान नेता हुआ करते थे बिरसा मुंडा,
ठीक है ना। उन्होंने उलगुलान उलगुलान मतलब महान विद्रोह का नेतृत्व किया और उसमें आदिवासियों को अपने खोए हुए अधिकारों को वापस पाने और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 34 और आपको बताना है कि बिरसा मुंडा ने अपनी अनुयायियों को किन बुराइयों को छोड़ने और सुधार करने का उपदेश दिया था। तो मेरे भाई बिरसा मुंडा ने मदिरा पान यानी शराब पीने, आपसी लड़ाई झगड़े से बचने और डायन पिशाही पर विश्वास करने यानी भूत प्रेत पर विश्वास करने, डायन पिशाच इन सब पे विश्वास करने जैसी बुराइयों को रोकने और उनमें सुधार करने का उपदेश दिया। विकल्प ए सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है और सवाल है मेरे भाई कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नए वन कानूनों फॉरेस्ट लॉ का आदिवासी जीवन पर सबसे बुरा प्रभाव क्या पड़ा। तो देखिए, जब वन कानून बनाना ब्रिटिश द्वारा बनाया गया तो इसमें आदिवासी लोगों पे सबसे बुरा प्रभाव ये पड़ा कि आदिवासियों को जंगल के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने और झूम खेती करने पर रोक लगा दी गई। विकल्प ए सही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई कि सन 1857 के विद्रोह के दौरान मेरठ के सिपाहियों ने कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार क्यों किया था। तो इसलिए किया था क्योंकि कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी वाले लगे हुए थे, इसका उन्हें संदेह था, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती थी, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। विकल्प ए आपका सही है। आगे बढ़िए। अच्छा मेरे भाई साथ में ध्यान रखिएगा कि इसी घटना के परिणाम के फल के रूप में 29 मार्च 1857, मेरे भाई डेट याद रखना है, 1857 की जो क्रांति होती है उसका मुख्य कारण क्या था। सुअर और गाय के चर्बी कारतूस में लगे होने का उन्हें संदेह था और इसी घटना के परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1857 को मेरे भाई बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत कर दी, ठीक है ना। ध्यान रखिए 29 मार्च 1857 क्रांति की शुरुआत होती है। आगे जो अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो आपको बताना है, ध्यान रखिए साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। देखिए 1857 के महान विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके कार्यकाल में ही कंपनी शासन के अंत की घोषणा की और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। साथियों, विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, विकल्प बी सही है आपका। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि अवध यानी लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बेगम हजरत महल। विकल्प ए आपका सही है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई करती हैं, ठीक है ना। तात्या टोपे कानपुर से करते हैं, कुंवर सिंह बिहार से करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अवध में ब्रिटिश शासन द्वारा नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाए जाने के बाद भारी असंतोष और विद्रोह उत्पन्न हुआ और यह विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल यानी नवाब की पत्नी ने की। ये आपको ध्यान रखना है। अवध के ब्रिटिश विलय को कुशासन का बहाना बनाकर यह अंजाम दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि ब्रिटिश सरकार द्वारा डलहौजी की हड़प नीति के तहत किस प्रमुख राज्य का सबसे पहले विलय किया गया था। तो सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, जो पहला राज्य था हड़प नीति का शिकार बना वो आपका सतारा था। विकल्प ए सही है। देखिए मेरे भाई लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लाया और हड़प नीति के अनुसार यदि किसी शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष शासक या उत्तराधिकारी के हो जाती है तो उसकी रियासत स्वतः कंपनी के नियंत्रण में आ जाती है और इसके तहत सबसे पहला 1848 में सतारा का विलय किया गया। इसी नीति के कई अन्य शिकार भी लोग हो गए, जैसे उदयपुर, नागपुर, झांसी, संबल। तो एक प्रमुख राजघराने थे जो आपकी हड़प नीति के शिकार हो गए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है
कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने नौसेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव किया था। तो साथियों ध्यान रखिएगा, नौसेना के महत्वपूर्ण बदलाव में था कि सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया और भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई। विकल्प ए सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है और सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह किस क्षेत्र के जमींदार थे। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आरा भोजपुर यानी जगदीशपुर। गांव का नाम है जगदीशपुर जो आरा क्षेत्र में आता है, भोजपुर आरा में। विकल्प ए सही है आपका। ध्यान रखिए मेरे भाई, 80 वर्ष के उम्र में वीर कुंवर सिंह 1857 के जो क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया, इसलिए उनको बाबू वीर कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार का शेर कहा जाता है, सिंह कहा जाता है, जिन्होंने अपनी बुढ़ापे वाली अवस्था में यानी वृद्धावस्था में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 42 और सवाल ये है कि मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को किस छावनी में अंग्रेजों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। तो मेरे भाई 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में हमला करने के खिलाफ इस आरोप में उन्हें फांसी दे दी गई थी। विकल्प ए आपका सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, मंगल पांडे बंगाल के नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे और उन्होंने बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले जो करतूस था उसके प्रयोग का कड़ा विरोध किया और अंग्रेजों पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें 8 अप्रैल कब मेरे भाई 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की शहादत ने देश भर के सैनिकों को और आम जनता को मतलब उनके बीच विद्रोह की आग को और अधिक भड़का दिया। ये ध्यान रखिए। तो विकल्प आपका ए सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटेन क्राउन के नियंत्रण में आ गया। तो वह था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। विकल्प ए सही है। देखिए 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करते हुए सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और इस अधिनियम के माध्यम से भविष्य में किसी भी भारतीय रियासत पर कब्जा न करने और राजाओं के आंतरिक अधिकारों का सम्मान करने का आश्वासन दिया गया था। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44 और आपको बताना है कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और उन्होंने किस ब्रिटिश जनरल के खिलाफ संघर्ष किया था। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई। जनरल ह्यू रोज के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। ध्यान रखिए, हड़प नीति के तहत इनके रियासतों को हड़पने का प्रयास किया गया और इन्होंने उसका कड़ा विद्रोह किया और उस विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की और उन्होंने जनरल ह्यू रोज की सेना के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध किया और अंततः वो वीर गति को प्राप्त हो गई। ध्यान रखिए, जनरल ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के कहा था कि विद्रोहियों में यदि कोई एकमात्र मर्द है तो वह रानी लक्ष्मीबाई है। सवाल यदि ये पूछा जाए मेरे भाई कि विद्रोहियों में मात्र अगर कोई एक मर्द है तो रानी लक्ष्मीबाई है, यह कथन किसने कहा था? तो जनरल ह्यू रोज ने। क्यों कहा था? तो उनकी वीरता से प्रभावित होकर के। विकल्प ए आपका सही है। ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर का प्रश्न है और आपको बताना है, देखिए बताइएगा कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बताइए। तो सही उत्तर होगा मेरे भाई नाना साहेब। ध्यान रखिएगा, नाना साहेब। विकल्प ए सही होगा। कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व तो नाना साहब ने किया जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे ने भी इस विद्रोह में उनका बहुत महत्वपूर्ण साथ निभाया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये चूंकि आपकी किताब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां से प्रश्न पॉलिटी के चालू हो जाते हैं।
नागरिक शास्त्र के प्रश्न चालू हो जाते हैं और शिक्षण शास्त्र के प्रश्न। ठीक है, अगर वीडियो आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो साथियों मुझे लगता है आप बहुत सीरियस अपने एग्जाम को लेकर के हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करिए, और चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं, आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनेगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त किया है? बताइए। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? पहला विकल्प कह रहा है कि अनुच्छेद 14 और 19। पहला विकल्प है अनुच्छेद 14, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 19, तीसरा है अनुच्छेद 21, चौथा है अनुच्छेद 32। फिर से समझिए, पहला अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 21, चौथा अनुच्छेद 32। तो साथियों सही उत्तर है अनुच्छेद 14, विकल्प ए आपका सही है। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। इसके तहत सभी नागरिक देश की नज़र में एक हैं, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो और एक आम नागरिक हो, दोनों एक समान हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, कानून के समक्ष समानता यह विचार हम ब्रिटिश के संविधान से लिए हैं, ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। साथियों कानून के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि कानूनों के समान संरक्षण का विचार हमने अमेरिका से लिया है, दोनों अलग अलग बात है। कानून के समक्ष समानता इसका विचार हमने ब्रिटेन से लिया है, और कानून के समान संरक्षण का विचार हमने अमेरिका से लिया है। दोनों याद रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ। साथियों सवाल है कि हमारे देश में नए कानून बनाने या पुराने कानूनों में संशोधन करने का सर्वोच्च अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, हमारे संसद को इसका विशेष अधिकार प्राप्त है। भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है, और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई नया कानून देश में लागू होता है। साथियों यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि किसी नए कानून को बनाने के लिए संसद में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? बताइए। किसी नए कानून को बनाने के लिए संसद में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई उसे विधेयक कहा जाता है, उसे बिल कहा जाता है। विकल्प बी सही है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। संसद में कानून का रूप लेने से पहले प्रस्ताव को विधेयक कहा जाता है। ठीक है ना, जब यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है और इस पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है, तब यह पूर्ण रूप से कानून यानी एक्ट बन जाता है। यह ध्यान रखना है। देखिए मेरे भाई, विधेयक दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक साधारण विधेयक और एक धन विधेयक। दोनों याद रखिएगा, एक साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है और आपको बताना है मेरे भाई, बताइएगा कि अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून के संदर्भ में जनता के पास क्या अधिकार या विकल्प होता है? तो मेरे भाई, जनता प्रेस के माध्यम से आलोचना करके, रैलियां निकाल के, जनहित याचिका दायर करके और उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा सकती है। विकल्प बी सही है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और आपको बताना है कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम भारतवर्ष में किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों यह 2006 में लागू हुआ था। विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिएगा, महिला संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था और यह देश में 2006 से प्रभावी रूप से लागू हुआ। यह आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है और आपके सामने सवाल है कि भारत के न्यायिक तंत्र में सर्वोच्च शीर्ष अदालत कौन सी है? बताइए। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा सर्वोच्च शीर्ष अदालत है। विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मेरे भाई 26 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है ना, और इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि हमारे देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी किससे सौंपी गई है? तो साथियों, यह मुख्य जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपी गई है। आर्टिकल 32 के अनुसार, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। देखिए, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। साथियों, आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। किसे? आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को। और अगर सवाल ये पूछा जाए भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई प्रस्तावना को। ध्यान रखिए, प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं? तो आर्टिकल 32 को, जो किससे संबंधित है? वो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, सवाल है, बताइएगा कि जनहित याचिका यानी PIL की व्यवस्था भारतीय न्याय प्रणाली में किस दशक में शुरू हुई थी? तो मेरे भाई सही उत्तर है 1980 के दशक में, विकल्प बी सही है। देखिए, 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की। इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या संस्था को यह अधिकार मिलता है कि यदि किसी पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो अदालत जाने में समर्थ है। ठीक है ना? तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसकी ओर से अदालत में आवाज उठा सकता है। अगर कोई असमर्थ व्यक्ति है, नहीं जा सकता अदालत, तो दूसरा भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, और आपको बताना है कि फौजदारी कानून के अंतर्गत किस प्रकार के मामलों या अपराधों की सुनवाई की जाती है? तो साथियों, चोरी, दहेज प्रथा, हत्या, मारपीट जैसे गंभीर आपराधिक जो भी मामले हैं, विकल्प बी आपका सही है, वो सभी फौजदारी कानून यानी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, आप बताइए, कमेंट करके जरा ये बताइए, FIR का पूरा नाम क्या है? FIR किसे कहते हैं? बताइए, कमेंट करके जरा बताइए, FIR किसे कहते हैं? फुल फॉर्म क्या है इसका? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताइएगा। प्रश्न है, भारत के प्रत्येक राज्य में स्थापित शीर्ष स्तर के न्यायालय को क्या कहा जाता है? तो साथियों, उसे उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट कहा जाता है। ध्यान रखिए, भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय 1862 में कोलकाता, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास में स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर है 56, और आपको बताना है, देखिए, कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस शिक्षण रणनीति को अपनाना चाहिए? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऐसे खुले सिरे वाले ओपन एंडेड प्रश्न पूछना जिसके लिए विद्यार्थियों को विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना पड़े। ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विविधता की समझ को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक उपागम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट है, यानी स्थानीय समुदाय के अनुभव और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना। आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 58, और आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक विज्ञान पढ़ाते समय परियोजना कार्य का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या होता है? तो मेरे भाई सही विकल्प इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना और उनमें स्वतंत्र रूप से अन्वेषण व सहकारिता की भावना विकसित करना। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, और आपको ये बताना है, बताइएगा कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के चित्रण या प्रस्तुतिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी महिलाओं को विज्ञान, तकनीकी, सेना और उच्च नेतृत्व वाले व्यवसायों में तथा पुरुषों को घरेलू कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए दिखाना चाहिए। आज का अंतिम प्रश्न बताइए आप लोग। प्रश्न है
कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों की कमियों का पता लगाना और उसमें सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण देना, ये सही विकल्प है। ध्यान रखिए, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षण पद्धति को बेहतर बनाने में शिक्षक की भी सहायता करती है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कितनी प्रभावी है और छात्र को सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है, ताकि समय रहते सुधार किया जा सके, ठीक है ना। निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों तरह के शिक्षण को अपनाया जा सके। तो ये आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों अब कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 60 प्रश्नों में कितने आपने सही किया। बाकी इसी तरह के वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। फिर इसके तुरंत बाद हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं, एक और क्लास लाएंगे। तब तक के लिए साथियों इजाज़त दीजिए। जय हिंद।